ग्लाइऑक्साइलेट साइकिल को देखने और सीखने जा रहे हैं। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमें जानना चाहिए, इसलिए मैंने इस स्टडी मटेरियल को ओपन किया है। यहाँ सबसे पहला सवाल होता है कि ये ग्लाइऑक्साइलेट, कुछ सवाल हैं, मैं लिखता हूं यहाँ पर क्वेश्चन। व्हाट इज ग्लाइऑक्साइलेट साइकिल? सबसे पहला तो यही सवाल होगा कि ये क्या है भाई, है ना। वेयर डज इट अकर? कहाँ ये होता है? व्हाई इट इज नीडेड? क्यों इसकी जरूरत पड़ती है? अगर कुछ ऐसे सवाल हो हमारे मन में, उसका जवाब हमें ढूंढने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला कि ग्लाइऑक्साइलेट साइकिल जो है, यह उन प्लांट्स में होता है जिनके सीड्स जो होते हैं वो लिपिड रिच होते हैं। लिपिड रिच कहने का मतलब है जिनमें बड़ी मात्रा में फैट या ऑयल्स कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं कि बहुत हम लोग सीड ऑयल्स यूज करते हैं, और सीड्स जब जर्मिनेट करना शुरू करते हैं उनको बहुत ज्यादा मात्रा में दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, कार्बन की भी और एनर्जी की भी। उन्हें दोनों चीज चाहिए होता है। तो इसीलिए लिपिड रिच सीड्स जो है ना, जैसे कि चिनिया बादाम, है ना, बहुत देसी नाम है, बादाम सब जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसमें 4 कार्बन का एक कंपाउंड जनरेट होता है एसिटाइल कोएंजाइम से। क्योंकि लिपिड रिच सीड है तो वहां फैटी एसिड्स होगा, और उस फैटी एसिड्स का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है, बीटा ऑक्सीडेशन, है ना, बीटा ऑक्सीडेशन, तो फिर प्रोड्यूस करता है क्या वो? एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, लेकिन जब आपके पास लिपिड रिच सीड है और बहुत सारा फैट है तो आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एसिटाइल कोएंजाइम ए एक बार में खर्च हो, क्योंकि एक क्रेब्स साइकिल में सिर्फ एक ही एसिटाइल कोएंजाइम ए खर्च हो सकता है एक बार में। तो पहला। अब दूसरा सवाल है कि ये होता कहाँ है? तो पहला तो अभी आपने देख लिया कि ये होता है लिपिड रिच सीड में। लिपिड रिच सीड के जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स में खास तरह का ऑर्गेनेल होता है जिसको ग्लाइऑक्साइजोम कहता है। ग्लाइऑक्सिजोम जो है, यह वह प्लेस है जहां पर यह रिएक्शन होता है। ग्लाइऑक्सिजोम जो है वह पेरोक्सिजोम से ही डेराइव करके बना हुआ है। तो ग्लाइऑक्सिजोम जो है वह एक पेरोक्सिजोम का ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। और इस पूरे रिएक्शन में टोटल 5 एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। सो इट इज कॉल्ड 5 एंजाइम्स कैटलाइज्ड रिएक्शंस। इसमें 5 एंजाइम की जरूरत पड़ती है। अब है कि कहाँ ये होता है? तो जैसे कि मैंने कहा कि लिपिड रिच सीड्स के जो सेल्स होते हैं उसमें ग्लाइऑक्सिजोम होता है। अब है कि प्लांट्स के अलावे कुछ नॉन कॉर्डेट्स मतलब इन्वर्टिब्रेट्स, यीस्ट में और ई कोलाई में भी ये देखा गया है, रिपोर्टेड है। और इस साइकिल के बारे में हांस कॉर्नबर्ग और मैडिसन ने बताया था। ये कुछ इसकी ऐतिहासिक बातें होती हैं। अब जो लास्ट अंतिम सवाल है वह सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि लिपिड सीड में मैंने पहले ही कहा कि फैट बहुत ज्यादा होता है, और फैट का बीटा ऑक्सीडेशन हो वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। तो क्रेब्स साइकिल के ऑल्टरनेट में एक साइकिल को डेवलप करना है यहाँ पर। ये क्रेब्स साइकिल तो हो ही रहा है, एक और कोई साइकिल हो जहां ज्यादा से ज्यादा एसिटाइल कोएंजाइम ए को खर्चा करके हम सिस्टम में ले आए। उसी के लिए ये एक स्पेशल एडेप्टेशन है, ग्लाइऑक्साइलेट साइकिल। यहाँ पर क्या होता है
कि 2 molecules of acetyl coenzyme A produced by the beta oxidation of fatty acids are used to obtain succinate and malate। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान देना होगा। क्रेब्स साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम में यूज होता है, मतलब 2 कार्बन का एसिटेट, जबकि एक ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में 2 एसिटाइल कोएंजाइम का उपयोग होता है, मतलब 4 कार्बन यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है इस साइकिल में। और इसके कारण 2 चीजों का उत्पादन होता है। पहला जो उत्पादन है वो है सक्सिनेट का, और दूसरा जो है वो है मैलेट का। ये दोनों C4 कंपाउंड है, दोनों ही सक्सिनेट हो और मैलेट हो, ये 4 कार्बन के कंपाउंड है। ठीक है, अब ये इस रिएक्शन के बारे में देखिए कैसे फॉर्मेट देता है, उसको समझने की कोशिश करना है कि ऑक्सैलोएसिटेट से एसिटाइल कोएंजाइम में जुड़ता है तो ग्लाइऑक्सिलेट और सक्सिनेट बनता है। ठीक है ना, ग्लाइऑक्सिलेट और सक्सिनेट बनता है। और सक्सिनेट जो है, ये सक्सिनेट फिर चला जाता है किस साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में, TCA। वहां जाके ये फर्दर अपना काम करना शुरू करता है। सक्सिनाइल से फिर ये सक्सिनेट से ये फ्यूमरेट बनेगा, फ्यूमरेट से मैलेट, और मैलेट से फिर ऑक्सैलोएसिटेट। और दूसरा जो है वह जो है कि ग्लाइऑक्सिलेट यहाँ बच जाता है। देखिए साइकिल क्यों कहा जाता है कि ग्लाइऑक्सिलेट बच जाता है। और जो ऑक्सैलोएसिटेट होता है उसमें 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन C4, है ना। और एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन होता है C2। तो ग्लाइऑक्सिलेट में 2 कार्बन होता है और सक्सिनेट में 4 कार्बन होता है। ये तो 4 कार्बन चला गया TCA में। ये जो 2 कार्बन बचा है इसका साइकिल किया जाता है, और ग्लाइऑक्सिलेट और एसिटाइल कोएंजाइम में 2-2 कार्बन का है, दोनों मिलकर मैलेट बनाता है। और ये मैलेट फिर से क्या करता है, ये मैलेट जो है वो रीजनरेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट करता है। इस प्रकार से ये साइकिल पूरा होता है। तो आप देखें कि जो 2 प्रोडक्ट हैं इसके, सक्सिनेट और मैलेट, उनका क्या यूज होता है। तो सक्सिनेट क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है, और मैलेट वह ऑक्सैलोएसिटेट को रीजनरेट करता है। मैलेट्स का डिहाइड्रोजनेशन होगा तो ऑक्सैलोएसिटेट बनता है। तो यह जो है बेसिक बातें हैं इस रिएक्शंस की। लेकिन इससे पहले कि हम रिएक्शन में बढ़ें, मेरा मानना है कि एक बार हमें रिवीजन वर्क कुछ करना चाहिए, ताकि हम चीजों को समझ सकें, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकें। अब क्या होता है कि जो मैलेट है, मैलेट से क्या बन जाता है डायरेक्ट, तो हम कहते हैं मैलेट से अगर डिहाइड्रोजनेशन हो जाए तो ऑक्सैलोएसिटेट बनता है, जिसको हम लोग OAA कह रहे हैं, है ना। ये ऑक्सैलोएसिटेट बनता है मैलेट से एक स्टेप में। और यहां पर क्या होता है, यहां पर NADH का उपयोग होता है, NADH, और उससे क्या बन जाता है, ये NAD। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है इसका, जिस एंजाइम का नाम क्या है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, यह एंजाइम एक स्टेप में ऑक्सैलोएसिटेट को बना देता है। यह एक समझने वाली बात है। अब जो मुद्दा है वह मुद्दा है कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म होता कैसे है, कौन कौन सी बातें इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। एक बार फिर से मटेरियल में आते हैं। ठीक है, कि कुछ ऐसे बातें होती हैं कि हम लोग जो तो मैमल्स ग्लूकोज लेता है, और ग्लूकोज से वो पायरुवेट बनाता है ना। और पायरुवेट से वो क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम A। ये हम लोग करते हैं। ठीक है, ये एसिटाइल कोएंजाइम A कहाँ से आ सकता है, और फैट से भी आ सकता है, फैटी एसिड से आ सकता है, फैटी एसिड से भी एसिटाइल कोएंजाइम A आता है। अब आप सोचिए कि जब हमारे पास ग्लूकोज की कमी हो जाए
तो क्यों नहीं इसी रिएक्शन को रिवर्ट करवा लें हम लोग और ग्लूकोज बॉडी में ही जनरेट कर लें। बड़ा एकदम एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आता है कि अगर हमें ग्लूकोज की जरूरत है तो क्यों नहीं हम फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बना लें, फिर उससे पायरुवेट बना लें और फिर पायरुवेट से ग्लूकोज बना लें। कितना बढ़िया होता है, हमें अलग से ग्लूकोज खाने की जरूरत नहीं होती और हम महीनों महीनों क्या होते, जिंदा रहते, है ना। खूब सारा फैट रहता और वो धीरे धीरे खर्च करके ग्लूकोज बनाता और ग्लूकोज से फिर हमको एनर्जी मिलते रहता, तो कोई इशू नहीं था। ऐसा कर सकते हैं। ये क्षमता हम लोगों में नहीं है। ये जो पावर है कि एसिटेट से वापस ग्लूकोज जनरेट कर ले, ये हम लोगों में नहीं है, लेकिन कुछ जीवों में ये पावर है। इसी संबंध में एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा जाता है और उस स्टेटमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है कि इन वर्टिब्रेट्स, हम लोगों में, कार्बोहाइड्रेट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फैटी एसिड्स और एसिटेट लाइक दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज जो पायरुविक एसिड से पहले फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है, उससे पायरुवेट बनता है और पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। ये सभी एक्सर्गोनिक होते हैं, मतलब ये सभी जिसमें एनर्जी निकलता है और इसलिए इरिवर्सिबल है। उतना कहां से एनर्जी दोगे? ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, क्या एसिटेट कैन नॉट बी रीजनरेटेड इनटू ऑक्सैलोएसिटेट। एसिटेट से आप कभी भी ऑक्सैलोएसिटेट भी बना नहीं सकते हैं, क्योंकि एसिटेट में 2 कार्बन है, ऑक्सैलोएसिटेट में 4 कार्बन है। ये आप कहीं भी रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 2 लिमिटेशन है, इस लिमिटेशन के कारण फैटी एसिड का कुछ और यूज करना होगा और उसके लिए यहाँ पर ग्लाइऑक्सैलेट साइकिल होता है। हाँ, कुछ माइक्रोब्स में और कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स में, प्लांट्स में, ये कैपेसिटी देखा जाता है कि ये उलट जाता है। तो हम बायोलॉजी में जानते हैं कि बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ एडेप्टेशन, चेंजेस, वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमेशा किसी भी बायोमोलिक्यूल को बायोलॉजी में बेस्ट मानकर ही उसका सर्वाइवल होता है। बढ़िया। अब यहाँ पर आता है मुद्दा इस साइकिल को देखने का। इस साइकिल में 5 एंजाइम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। करेक्ट। इन सभी एंजाइम्स में साइट्रेट सिंथेज, एक्टोनिटेज और मैलेट डिहाइड्रोजनेज, मतलब 1, 2 एंड 5, ये तीनों क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है। ये तीनों क्रेब्स साइकिल में भी उपयोग होता है। हम सब जानते हैं कि क्रेब्स साइकिल में 8 एंजाइम्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 3 एंजाइम जो है, साइट्रेट सिंथेज, एक्टोनिटेज एंड मैलेट डिहाइड्रोजनेज, यह तीनों एंजाइम साइट्रिक एसिड साइकिल, जिसे कि हम लोग क्रेब्स साइकिल कहते हैं, वहां पर ये तीनों एंजाइम प्राप्त होता है। रहा 2 नए एंजाइम के बारे में जो कि इस ग्लाइऑक्सैलेट साइकिल में रिपोर्ट किया जाता है। यह 2 एंजाइम जो है वो नंबर 3 दैट इज आइसोसाइट्रेट लाइएज एंड नंबर 4 दैट इज मैलेट सिंथेज। यह जो 2 एंजाइम है, इन 2 एंजाइम को हम लोग ग्लाइऑक्सैलेट में नया एंजाइम मानते हैं। बाकी तो तीनों जो है वो क्रेब्स साइकिल के ही एंजाइम होते हैं। तो अब सबसे पहला स्टेप जो रिएक्शन में हो रहा है वह है कि ऑक्सैलोएसिटेट में क्या जुड़ रहा है, में जुड़ रहा है एसिटाइल कोएंजाइम से क्या बन रहा है, से बन रहा है साइट्रेट। सबसे पहला रिएक्शन क्या है कि 4 कार्बन का कंपाउंड है ना, 4 कार्बन का कंपाउंड है ऑक्सैलोएसिटेट, 2 कार्बन का कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम और 6 कार्बन का कंपाउंड है साइट्रेट। ये क्रेब्स साइकिल का पहला रिएक्शन है। तो सेम उसी तरह का रिएक्शन यहाँ पर भी होता है, हूबहू वही रिएक्शन है, वही फॉर्मेट है, कुछ इसमें अलग नहीं है। सेकेंड जो स्टेप होता है, उस स्टेप में क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि उस स्टेप में साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट बनता है। क्या बनता है साइट्रेट से? आइसोसाइट्रेट। ठीक है। ये भी रिएक्शन हूबहू वैसे ही होता है जैसे क्रेब्स साइकिल में होता है और ये भी एक C6 कंपाउंड है। करेक्ट। अब इन दोनों के बाद अब 6 कार्बन का कंपाउंड आपको मिल चुका है। अब इसके बाद क्या होना है? अब यहां से हेरा फेरी शुरू हो रहा है, मतलब अब यहां से रिएक्शंस में मूवमेंट हुआ।
अगर क्रेब्स साइकिल होता तो आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता, किंतु यह क्रेब्स साइकिल नहीं, यह तो ग्लाइऑक्सैलेट साइकिल है। इसलिए आप क्या देखेंगे, यहां पर कुछ ऐसा हुआ कि हाँ, कि यहां से जो 6 कार्बन था वो 2 भाग में टूटा। एक सक्सिनेट जिसमें 4 कार्बन है ना, C4, और दूसरा जो टूटा वो टूटा ग्लाइऑक्सैलेट में। किस में टूटा? ग्लाइऑक्सैलेट में। ये देखिए ग्लाइऑक्सैलेट में, और ये क्या हो गया? C2 कंपाउंड में, 2 कार्बन कंपाउंड है। फर्दर आगे सक्सिनेट जो है वह कहां चला जाता है? क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में इंटर कर जाता है। तो सक्सिनेट तो चला गया, तो अब बचा कौन? ग्लाइऑक्सैलेट। अब इस ग्लाइऑक्सैलेट से कैसे हम ऑक्सैलो एसीटेट को रीजनरेट करें, इसकी चिंता होती है। तो यहां पर हमको 2 कार्बन है, 2 कार्बन और चाहिए। तो चूंकि फैटी एसिड वाले, फैट रिच वाले सीड्स में क्या होता है, बहुत सारे स्टाइल कोएंजाइम में बन सकते हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ? अब यहां पर देखिए कि स्टाइल कोएंजाइम का एंट्री यहां पर हो रहा है। ओके, देखिएगा सब लोग, यहां पर ये 2 कार्बन का स्टाइल कोएंजाइम आया। अब 2 और 2 कितने हो गए? 4। ये भी C2, ग्लाइऑक्सैलेट भी C2, दोनों मिलकर हो गए 4। तो इनको जोड़ने के लिए फिर से आ गया क्या? मैलेट सिंथेज। और इसने जोड़कर क्या बना दिया? इसने जोड़कर एक नया कंपाउंड बनाया, और उस कंपाउंड का नाम क्या है? उस कंपाउंड का नाम है मैलेट, यानी मैलिक एसिड। यहां पर तो मैलिक एसिड हो गया साहब। अब मैलिक एसिड से क्या होगा? तो हम लोग कहते हैं कि मैलिक एसिड से अब जनरेट होने वाला है ऑक्सैलो एसीटेट। तो ऑक्सैलो एसीटेट से क्या होगा? यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन होगा, अर्थात कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा, और 2 हाइड्रोजन जब निकलेगा तो फाइनल वापस हमको क्या मिल जाएगा? ऑक्सैलो एसीटेट। यह पूरे रिएक्शन का फॉर्मेट है, इस रिएक्शन को हमेशा समझना चाहिए। लेकिन जैसा कि मेरा मानना है कि हमें रिएक्शंस को हाथ से बनकर बनाकर लिखना भी चाहिए, ताकि वो हमारे समझ में और अच्छी तरीके से आए। आप सभी लोग से मेरा आग्रह है कि अपने कॉपी कलम को ओपन कर लें, है ना, और इस पूरे रिएक्शन को हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप जो है उसमें हमारे पास है कौन सा कंपाउंड? हमारे पास है ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन का यह कंपाउंड है, ठीक है ना, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि अल्फा कार्बन पर कीटोन ग्रुप है और दोनों टर्मिनल पर कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। इसलिए इसको कीटोन को ऑक्सो भी कहते हैं, इसलिए इसको ऑक्सो ऑक्सैलो एसीटेट कहते हैं। करेक्ट, यह नाम हो गया ऑक्सैलो एसीटेट। अब ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कौन जुड़ रहा है? तो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जुड़ रहा है एसिटाइल कोएंजाइम। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? तो ये तो कोएंजाइम हमने लिख दिया, और नीचे इसमें भी आप देखेंगे कि ये भी कीटो ग्रुप इसमें होता है। तो ये जो कंपाउंड है उसका नाम है थोड़ा स्टाइल कोएंजाइम, इसका नाम। इसमें स्टाइल ग्रुप ये है और कोएंजाइम ऊपर जुड़ा हुआ। अब दोनों में आप कार्बन आराम से काउंट कर सकते हैं। एक में जहां 2 कार्बन है, दूसरे में 4 कार्बन है, तो दोनों मिलाकर हो गए 6 कार्बन। अब ये जो 6 कार्बन जब आपस में जुड़ते हैं, एक 6 कार्बन का कंपाउंड का सिंथेसिस होता है, जिसका नाम है साइट्रेट। अब देखिए साइट्रेट को कैसे बनाते हैं, ठीक है, CH3O माइनस, और यहाँ पर फिर हो गया CH2, और ये हो गया CO माइनस। ठीक है जी, और यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा OH। ओके,
अब देखिए ये जो कंपाउंड है इसको नाम सब हम लोग जानते हैं, ये साइट्रेट है। एसिडिक पीएच पर क्या होगा, ये साइट्रिक एसिड कहलाता है हाँ? लेकिन न्यूट्रल पीएच पर यह साइट्रेट हो जाता है। यह ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होती है क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलेट ग्रुप होते हैं। जब ये एसिडिक हो जाएगा तो तीन कार्बोक्सिलेट ग्रुप आपको यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर जो ये OH है, ये जो OH है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस OH को हम लोग कहते हैं 3 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। ये जो OH है वो है 3 डिग्री और यह रिएक्शन करने में बहुत माकूल नहीं होता है, इसलिए इसका फर्दर रिएक्शन होगा। एंजाइम का नाम होगा प्रोडक्ट के नाम से साइट्रेट सिंथेज, मतलब चूंकि यहाँ पर सिंथेसिस हुआ है इसलिए इसका नाम पड़ गया साइट्रेट सिंथेज। अब 3 डिग्री से 2 डिग्री करने के लिए यहाँ पर अगला रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट रिएक्शन भी होता है जिसे हम लोग एकोनिटेट बनाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर चूंकि वो पढ़ाया हुआ टॉपिक है, आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। एकोनिटेट से बना एकोनिटेज, यह एंजाइम यहाँ पर आया और इस एंजाइम के आने के बाद फिर ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड है ये यहाँ पर बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसमें बदलाव आ गया। इसमें क्या आ गया, बदलाव आ गया। देखिए COO माइनस, ठीक है ना अच्छे से, CH2 CO माइनस CH, ठीक है, कंपाउंड तैयार हो गया जी। अब आप देखिए कि जो कंपाउंड तैयार हो गया इसमें OH जो है वो 3 डिग्री से 2 डिग्री हो गया। 3 डिग्री 2 डिग्री आप समझते होंगे, जब अल्फा कार्बन के चारों तरफ 3 कार्बन हो तो 3 डिग्री और उसके पास अगर 2 कार्बन हो तो 2 डिग्री, 1 कार्बन हो तो 3 डिग्री। अब आप देखें ये जो है OH वो अपना जगह बदल चुका है और यह 2 डिग्री अल्कोहल OH के रूप में जाना जा रहा है। ये इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इस कंपाउंड का नाम होता है आइसोसाइट्रेट। तो ये जो दोनों रिएक्शन हुआ ये नॉर्मली क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन है जो कि यहाँ पर रन होता है, वही एंजाइम भी यहाँ पर यूज होता है। यहाँ तक कोई झंझट नहीं है। अब जो मुद्दा होता है उस मुद्दे में क्या है, उस मुद्दे में है कि इससे आगे अब क्या होगा, क्या यह क्रेब्स साइकिल की तरह रन करेगा। आंसर होता है कि नहीं, ये क्रेब्स साइकिल की तरह रन नहीं करता है, यह यहाँ से ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को रन कराएगा। देखिए अब कैसे ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को रन कराता है। इसी डायग्राम में कुछ खिलाबाजी कर दे क्या, नहीं छोड़ो। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं आइसोसाइट्रेट का फॉर्मूला। थोड़ा स्लो है लेकिन समझने के लिए जरूरी है। ओके, ये जो डायग्राम आप बना रहे हैं इसका अभ्यास पूरे जोर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें आप थोड़ा सा मिस करेंगे, अगर थोड़ा बायोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री देखना होता है जी, केमिस्ट्री नहीं देखो तो फिर वो बनेगा नहीं फिर। और जब इससे क्वेश्चंस आता है ना तो वही लोग सॉल्व कर पाते हैं जिनको ये सब स्ट्रक्चर का अभ्यास है। और हमने हमेशा कहा है कि इस स्ट्रक्चर का पूरा अभ्यास करते रहना चाहिए, अब इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मुझे याद है तो आपको भी याद रहेगा। थोड़ा सा केमिस्ट्री के प्रति अभिरुचि बढ़ानी भी चाहिए आपको, क्योंकि बायोलॉजी का कोई भी विद्यार्थी बिना केमिस्ट्री के आगे बढ़ नहीं सकता है, ये मैं जानता हूँ। अब यहाँ हो गया, अब यहाँ से ये 2 तरह के प्रोडक्ट्स में टूट रहा है। अब आप देखें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहला जो है उसका नाम है सक्सिनेट। तो सक्सिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कार्बन का कंपाउंड है ये, ठीक है, CH2 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 एंड CO-। ये हो गया सक्सिनेट का फॉर्मूला। आप आराम से देख सकते हैं कि ये सक्सिनेट का फॉर्मूला है, मैं उसे जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो सक्सिनेट है ये आगे अब कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इंटर्स इंटू क्रेब्स साइकिल और फर्दर
फर्दर यूटिलाइजेशन। फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए सीधे क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। अब बचा 2 कार्बन का कंपाउंड, तो वह जो 2 कार्बन का कंपाउंड है वो कैसा दिखता है, तो COO कार्बोक्सिलेट एंड CHO, ये 2 कार्बन का कंपाउंड बनकर तैयार हो गया। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इसी कंपाउंड का नाम होता है ग्लाइऑक्साइलेट। ग्लाइऑक्साइलेट। तो ये तो अपना यूज हो गया, सक्सिनेट इज नॉट बीइंग यूज्ड, सक्सिनेट के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन एक ग्लाइऑक्साइलेट का क्या करेंगे हम लोग, तो अब यहां से ग्लाइऑक्साइलेट का साइकिल जो है वह शुरू होता है। और अब इस ग्लाइऑक्साइलेट में फिर से एंटर करेगा कौन, अब एंटर करेगा यहाँ पर स्टाइल कोएंजाइम में, SCOA। ठीक है ना, ये अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही चाहिए सब चीजों को। ठीक है, ये हो गया स्टाइल कोएंजाइम में। यह स्टाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन है, 1 और 2। ग्लाइऑक्साइलेट में कितने, 1 2, तो 4। ये चारों मिलकर एक 4 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा। और उस कंपाउंड का नाम क्या होता है, उस कंपाउंड का नाम होता है मैलेट। मैलेट कैसा दिखता है, इस प्रकार से। हाँ ठीक है, आपको इन सब चीज का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि आप सबों ने क्रेब साइकिल पढ़ा ही होगा, तो आपको इस चीज का खूब बढ़िया से अभ्यास होना चाहिए। देखिए ये हो गया आपका मैलेट का स्ट्रक्चर, ये हो गया मैलेट। मैलेट अब ये जो पहला रिएक्शन हुआ, जहां हमने आइसोसाइट्रेट से ग्लाइऑक्साइलेट और सक्सिनेट 2 भाग में इसको तोड़ दिया, तो तोड़ने का रिएक्शन हुआ, तो नाम पड़ा आइसोसाइट्रेट लाइज। लाइज मतलब क्या होता है, बिना पानी के कोवैलेंट बॉन्ड्स को तोड़ने वाला एंजाइम। और यहाँ दोनों जुड़ा है, जुड़ने पर सिंथेसिस हुआ है, इसका नाम पड़ा मैलेट सिंथेस। ठीक है, इसका नाम पड़ गया मैलेट सिंथेस, मतलब प्रोडक्ट के नाम पर पड़ गया। एंड लास्ट रिएक्शन जिसमें हम लोग ऑक्सैलोएस्टेट रीजनरेट करते हैं। अब हम लोग क्या रीजनरेट करने जा रहे हैं, ऑक्सैलोएस्टेट। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, हमें 2 हाइड्रोजन मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने NAD वहां पर उपलब्ध होना है, जो एंजाइम है उसके पास NAD होना चाहिए। NAD है और इससे क्या बन जाएगा, NADH प्लस प्रोटॉन। इस प्रकार से 2 हाइड्रोजन का यहाँ पर जनरेशन होगा। और जनरेशन कैसे होगा, कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, उसको यदि हम थोड़ा सा टिक लगा दें, तो देखिए एक हाइड्रोजन ये निकलेगा और एक हाइड्रोजन ये निकलेगा, यहाँ सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा। आपको उस रिएक्ट स्ट्रक्चर बनाने में बस उसी चीज को ध्यान देना है। देखिए कैसे मिलेगा, CO माइनस, ठीक है, उसके बाद ये C डबल बॉन्ड हो, कीटो ग्रुप आ गया, ऑक्सो ग्रुप से कहते हैं, CH2 एंड CO माइनस। ये जो स्ट्रक्चर है किसका स्ट्रक्चर है, ये ऑक्सैलोस्टेट का है साहब। आपका ऑक्सैलोस्टेट बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। सो आपने जो खर्च किया था, आपने जो लगाया था अपने तरफ से इन्वेस्टमेंट ऑक्सैलोस्टेट, वो आपको मिल गया। और ये क्रेब्स साइकिल की तरह ही रिएक्शन है। और यहाँ जो एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, मैलेट डिहाइड्रोजीनेस। इस प्रकार से ये पूरा रिएक्शन जो है, पूरा साइकिल जो है वो रन करता है। और उस साइकिल को यहाँ पर इसी प्रकार से साइकिल बनाकर दिखाया गया है। आप सबको इस साइकिल का 1 बार 2 बार अभ्यास करना चाहिए, बारीकियों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि आप जितनी बारीकी पर ध्यान देंगे आप उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का कैसे पैटर्न होता है, तो पहले ग्लाइऑक्सिजोम, यहाँ पर क्या है, ग्लाइऑक्सिजोम। तो फैटी एसिड्स से स्टाइल कोएंजाइम में बना, वो स्टाइल कोएंजाइम में अंदर आया, फिर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल हुआ, फिर सक्सिनेट बना। अब ये जो सक्सिनेट है, ये कहाँ इंटर करने वाला है, ये सक्सिनेट इंटर करने वाला है साइटोसोल में। तो जो सेकेंड पोजीशन है उसका, वो कहाँ है, पहला तो ग्लाइऑक्सिजोम है, दूसरा साइटोसोल है, और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये एंटर करता है तो क्या करता है, इस सक्सिनेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर किया, क्रेब्स साइकिल में एंटर किया,
मैलेट बना, और मैलेट क्या किया, फिर वापस उससे हेक्सोज बन जाता है। यही चीज हम लोग नहीं कर सकते हैं। यह जो है वो प्लांट्स कर सकते हैं जिसमें काफी लिपिड रिच हो, इक्वलाइज सब कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये रिवर्ट प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इस चीज का भी आप एक बार डायग्राम बनाकर देखिए कि कैसे ये फ्लो कर रहा है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से समझें। ये पूरा रिएक्शन का जो पूरा फॉर्मेट है, ये मैंने अभी जस्ट आपको समझाया है। आपको इसको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है ना। इसमें और कुछ बहुत नई बातें नहीं है, जो मैंने बताया वही सब चीजें। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत पूरी तरीके से है, और आप इसको मिस नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एंड क्रेब्स साइकिल। तो जैसा मैंने पहले बताया है कि एसिटाइल कोएंजाइम से साइट्रेट बना, हम सब जानते हैं। बीच में भी एक रिएक्शन हुआ है, साइट्रेट फिर आइसोसाइट्रेट, ये सब। अब आइसोसाइट्रेट के पास दो फेट है, या तो वो सक्सिनेट बना दे या अल्फा कीटोग्लूटारेट बना दे। अगर ये अल्फा कीटोग्लूटारेट बना दिया तो पूरा क्रेब्स साइकिल रन किया माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अगर इसने सक्सिनेट बनाना है तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा, ग्लाइऑक्सिजोम में, और यहाँ पर इसको ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में एंटर करना पड़ेगा। तो इस वक्त क्या है, इस वक्त ये है कि जो इंटरमीडिएट्स ऑफ क्रेब साइकिल होते हैं, या ग्लाइकोलिसिस होता है, या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट होता है, या एडीपी होता है, ये सब अगर यहाँ आ जाए, यह प्रोसेस रन नहीं कर सकता है। क्यों रन नहीं कर सकता है? क्योंकि यह प्रोसेस कब हो रहा है, जब हमें फैट के बहुत सारे फैटी एसिड्स मिले हुए हैं। लेकिन अगर सेल में ऑलरेडी बहुत ग्लूकोज है, बहुत सारा कार्बन है, तो बीटा ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं। तो रिजल्ट क्या हुआ कि अगर क्रेब साइकिल हो रहा है ऑलरेडी, तो वो बताएगा कि हमको अभी फैट का ऑक्सीडेशन नहीं करना है, इसलिए प्रोसेस रुक गया। ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज है, नहीं चाहिए प्रोसेस। अगर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट है, वो है, मतलब हमको अभी ये प्रोसेस नहीं चाहिए। अगर एडीपी बहुत सारा है ना, यहाँ पर एक्चुअली एडीपी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एटीपी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एटीपी बहुत सारा है, इसका मतलब बहुत एनर्जी है, ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर ये इंटरमीडिएट्स घट जाएं और सेल के अंदर में फॉस्फेटेज का एक्शन शुरू हो जाए, मतलब सेल में अब एनर्जी की कमी हो गई है, तो फटाफट क्या होगा, फॉस्फेटेज की कमी जाए, वो क्रेब साइकिल को रेगुलेट कर देगा। इसका मतलब है कि जब सेल में क्रेब साइकिल नहीं हो, ईएमपी सामान्य रूप से नहीं हो, एटीपी नहीं हो, तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल फैट सीड वाले सेल्स में देखा जाता है, ठीक है। तो आप इस रेगुलेशंस को थोड़ा सा एक बार देख लें, और जो भी डॉट हो निश्चित रूप से आप मुझे शेयर करें, मुझे पूछें। यहाँ पर ये सारा चीज लिखा हुआ है, एक बार इसको जो मैंने बोला है उसको पढ़ने की जरूरत है। जैसे आप उसको एक बार रीडिंग डाल लेंगे, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा, जो मैंने कहा है वो बातें आपको समझ में आएंगी।